हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी का B4 पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो 8 जनवरी को हुआ है। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों देखिए यहाँ पर सी एनीमोन और क्लाउन पीस के बीच की पारस्परिक क्रिया क्या है। दोनों यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या दोनों में से किसी को लाभ हो रहा है या एक को लाभ हो रहा है? बिल्कुल एक को यहाँ पर लाभ हो रहा है और एक को न तो लाभ हो रहा है न फायदा, यहाँ नुकसान हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ब सभोजिता। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, चरघातांक की वृद्धि के अंतर्गत जब ग्राफ बनाया जाता है तो ये किस प्रकार का बनता है? आकृति आपको बतानी है बच्चों। तो जे आकृति की आकृति में यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिखाई देगा। मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है बच्चों? सबसे पहले एम्फीसीमा रोग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए में पूरक डीएनए को पहचाना जाता है बच्चों। ऑटो रेडियोग्राफी में जो है इसको पहचाना जाता है। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है, इसे कहते हैं बच्चों। पूरे जंगल को बाघ सहित सुरक्षित रखा जा रहा है तो स्वस्थानीय संरक्षण इसको कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है बच्चों? उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित होती है। निम्न में से शाकाहारी जंतु नहीं है। कौन शाकाहारी जंतु नहीं है? यहाँ पर पक्षी को हम पूरी तरह शाकाहारी नहीं कह सकते बच्चों। कुछ पक्षी जो है कीट बक्षी होते हैं, छोटे छोटे कीटों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षी जो है इसका राइट आंसर है। एक खाद्य श्रृंखला बनाई गई है। इस खाद्य श्रृंखला के जैविक घटकों पर विचार कीजिए। पादप, जंतु प्लवक, मछलियां और शेर, ये एक खाद्य श्रृंखला आपके सामने है तथा इसमें प्राथमिक मांसाहारी प्राणी का चयन कीजिए। प्राथमिक मांसाहारी प्राणी किसे कहते हैं बच्चों? जो शाकाहारी जंतु को खाता है। शाकाहारी जंतु को खाने वाले प्राणी को प्राथमिक मांसाहारी प्राणी कहते हैं बच्चों। इसमें आप देखेंगे मछलियां जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक मांसाहारी प्राणी की कैटेगरी में आती है। सड़ी गली पत्तियां और मृत कार्बनिक पदार्थ पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ कर सकते हैं। उपरोक्त धारणा सही है या गलत? निम्न बिंदुओं पर इसका सत्यापन कीजिए। क्या सड़ी गली पत्तियों से और मृत कार्बनिक पदार्थों से खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। एक खाद्य श्रृंखला है अपृत खाद्य श्रृंखला, जिसमें ये चीज यहां पर आपको पॉसिबल दिखाई देगी। जैव विविधता पारितंत्र के लिए अति आवश्यक है। इसके संदर्भ में पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पढ़ा है हमने, बहुत अच्छा टॉपिक था ये। नेक्स्ट, जैव विविधता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि यह एक वैश्विक मुद्दा है तथा समय समय पर इससे संबंधित जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन हुए हैं। इन्हीं में एक विश्व प्रसिद्ध वर्ष 1992 में जैव विविधता पर ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था। एक ही जाति विशेष में मिलने वाली जीनों की विभिन्नता को हम क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जीनों से संबंधित है तो पक्का आनुवंशिक विविधता इसमें आएगा। अमेजन वर्षावन जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक मुख्य भाग है, इस क्षेत्र में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका एक कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? नहीं है बच्चों। जाति उत्पन्न होता है, कम मौसमी परिवर्तन होते हैं, अधिक जीव और अधिक सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर अधिक जीव वाला आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा ऑप्शन। तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं तो राइट आंसर है इसमें स। नेक्स्ट, द्वितीयक उत्पादक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। प्राथमिक उत्पादक तो आपने देख लिया पेड़ पौधे हैं, लेकिन द्वितीयक उत्पादक यहाँ पर बताया गया है शाकाहारी को, क्योंकि इनके पास भी ऊर्जा सेकंड नंबर पे, इनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है पेड़ पौधों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटन प्रक्रिया का चरण नहीं है। कौन सा चरण नहीं है बच्चों? ध्यान रखिएगा, कौन सा चरण इसमें नहीं आपको ध्यान रखना है। खंडन, निक्षालन, अपचयन या पोषण? बिल्कुल पोषण चरण इसका भाग नहीं माना जा सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। आरएनए अंतरक से विधि है बच्चों। तंबाकू के पादप की जड़ों को परजीवी से बचाया जाता है, मिलवाडेगाइन इनकॉग्निशिया, जिसको निष्क्रिय करने के लिए आरएनए अंतरक से विधि का उपयोग किया जाता है।
मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्रारंभ में प्राक हार्मोन इंसुलिन संश्लेषित होता है। इसमें एक अतिरिक्त फैला होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। बच्चों, इंसुलिन में 3 श्रृंखलाएं होती है, ए बी सी, लेकिन जब उसमें से सी पेप्टाइड अलग हो जाती है तो प्योर इंसुलिन बनता है, और जब तक सी पेप्टाइड रहती है उसे प्राक इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। समष्टि के व्यष्टियों की वो संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। बच्चों, जब कोई जंतु आवास छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है तो उसे उत्प्रवासन के नाम से जाना जाता है। वर्षावन जो विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बच्चों, किसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। लगभग 15 से 20% अकेले ही पूरी पृथ्वी के जीवों को ऑक्सीजन मिल पा रही है अमेजन वर्षावन की वजह से। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी परिभाषा है, अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इसके बारे में। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को, बच्चों अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की कैनोपी आपको बनती हुई दिखाई देगी। पहले छोटे पादप होते हैं, फिर झाड़ियां होती है, उसके बाद बड़े पादप वृक्ष जिनको कहते हैं, तो एक स्तर बन जाता है, उसे स्तर विन्यास कहते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न चालू हो गए। जातीय क्षेत्र संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, इसे समीकरण से दर्शाइए। log s बराबर log c प्लस जेड log a, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये एक समीकरण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट समीकरण पूछी जाती है, आपको समीकरण बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखनी है। उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, इसे मात्रक के रूप में दर्शाइए। बिल्कुल, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं बच्चों। इसे ग्राम में अगर हम दर्शा रहे हैं भार के रूप में, तो यहां पर देखिए ग्राम और प्रति वर्ष आ गया, यहाँ पर किलो कैलोरी अगर ऊर्जा में दर्शा रहे, ये भार में हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी प्रति मीटर पर ईयर के रूप में यहां पर इसको दर्शाया जाता है। अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया क्या है, इससे संबंधित स्पर्धी क्रिया को समझाइए। बिल्कुल, अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया दो भिन्न जातियों के बीच की क्रिया से उत्पन्न होती है बच्चों। इसमें एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी हो सकती है, यानी कि लाभदायक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, उदासीन हो सकती है। सारी कंडीशन आपको अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया में बतानी है। कुल मिला के अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया जीवों के बीच होने वाली क्रिया होती है, जिसमें दोनों जातियों को लाभ या फिर एक जाति के जीवों को लाभ, और यहाँ पर देखा गया है कि कभी कभी दोनों जीव जातियों को भी हानि हो सकती है। आइए देखते हैं इसके अलग अलग यहाँ पर भाग बता रखे हैं बच्चों। स्पर्धा से रिलेटेड भाग आ गया। स्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ अगर आप चिन्ह का उपयोग करते हैं तो माइनस माइनस आएगा। वैसे एक जाति को लाभ हो रहा है और दूसरी जाति को नुकसान होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हानि पहली जाति को भी होती है, जिसको आप लाभ के रूप में बताते हैं। तो यहां पर इसके लिए जब स्पर्धा तभी मानी जाएगी जब संसाधन क्या हो, सीमित हो बच्चों। जब संसाधन सीमित होते हैं, यानी कि हमारे पास जो साधन है वो तो कम हो और उसका यूज करने वाले जीव ज्यादा होते हैं, तब स्पर्धी यहाँ पर क्रिया होती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण बताया गया है। दक्षिण अमेरिका की झीलों में जब फ्लेमिंगो को लाया गया तो वहां की झील जो स्पर्धा उत्पन्न हुई प्राणी पल्लवक के लिए, तो यहाँ पर जो है ये स्पर्धा का बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां के जीव धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गए। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक कारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। अपघटक वे होते हैं बच्चों जो यहाँ पर अपघटन से संबंधित होते हैं। अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन में ध्यान रखिएगा, अपघटन एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में, तत्वों में तोड़ दिया जाता है, उसे अपघटन कहते हैं।
क्या क्या चीजें होनी जरूरत है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों और अपरद के रासायनिक संगठन पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर अगर अपरद में काइटिन और लिग्निन भरपूर होते हैं तो अपघटन की दर धीमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और यदि नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व, चीनी आदि हैं तो अपघटन की क्रिया तेज हो जाती है। ताप और मृदा की नमी बहुत अधिक जलवायु घटक है। ताप भी यहाँ पर बताया गया है, गर्म और आर्द्र यानी कि ताप और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की क्रिया तेज हो जाती है, जबकि निम्न ताप होने पर जो है अपघटन की दर धीमी हो जाती है। जब अपरद खाद्य श्रृंखला वो कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं तो खाद्य श्रृंखलाओं का ये प्राकृतिक अंतर संबंध क्या कहलाता है? बच्चों ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर किसकी परिभाषा बन गई? खाद्य जाल की। तो खाद्य जाल की परिभाषा यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल में आधी लाइन में परिभाषा बनानी है तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। प्राकृतिक अंतर संबंध किनका? खाद्य श्रृंखलाओं का। खाद्य श्रृंखलाओं का जो आपस में संबंध होता है उसको खाद्य जाल के रूप में दर्शाया जाता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। स्थित शस्य या खड़ी फसल को परिभाषित कीजिए। बच्चों, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, उसे खड़ी फसल कहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर जो पोषक पदार्थ है जो उसने बचाया है अपने अंदर, उसको हम खड़ी फसल के रूप में दर्शाते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड की पारितंत्र में कुछ निश्चित सीमाएं होती है, आप इनकी सीमाएं लिखिए। बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं बताइए? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जो पारितंत्र होता है उसमें विभिन्न जैविक घटक होते हैं, उनके बीच भोजन का संबंध पाया जाता है। उस भोजन के संबंध को ही बच्चों हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं और उस संबंध की वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। इनकी कुछ सीमाएं होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पहले तो विशेषता बता दो कि नीचे का आधारी भाग तो चौड़ा होता है और ऊपर का भाग धीरे धीरे सकड़ा होता जाता है, जो यहाँ पर जीवों की संख्या को बताता है कि किस प्रकार आधार पर जीवों की संख्या ज्यादा है और शीर्ष भाग पर जीवों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर और भी चीज आपको देखने को मिलेगी बच्चों। जीव संख्या, जीव ऊर्जा, जीव भार, तो इनसे संबंधित ये पिरामिड बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी सीमाएं यहां से आप पढ़ सकते हैं। पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि दो या दो से अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकती है। बच्चों, इसका मतलब आपको समझना है कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने भेड़िया उदाहरण ले लिया, तो भेड़िया कई बार जरूरी नहीं है कि खरगोश के ऊपर ही निर्भर हो। भेड़िया कभी कभी आपस सारे भेड़िए मिलकर हिरण का भी शिकार कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ भेड़िया। दूसरी बात, इनमें एक साधारण आहार श्रृंखला यानी कि खाद्य श्रृंखला बताई गई है जो प्रकृति में संभव नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल घास, घास को खरगोश, खरगोश को भेड़िया और भेड़िए को शेर। क्या वास्तव में ऐसा जंगल में हो सकता है? खरगोश आसानी से भेड़िए को मिल सकता है या शेर आसानी से भेड़िए को ढूंढ सकता है? नहीं बच्चों, ये इतना आसान नहीं है। तो ये भी एक कमी के रूप में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है आहार जाल का समावेश नहीं है। अभी हम पढ़ के निपटे हैं बच्चों खाद्य जाल या आहार जाल की परिभाषा, यानी कि प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन पारिस्थितिक स्तूप में या इन पिरामिडों में कहीं भी खाद्य जाल का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पर कमी है, सीमा के रूप में इसको बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है बच्चों लास्ट में कि जो अपरद होते हैं, अपघटक होते हैं, उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। यानी कि जो अपरद भक्षी हैं, अपरद को खाते हैं, जीवाणु है, कवक है, उनका कहीं भी इसमें जिक्र नहीं कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
प्राथमिक उत्पादकता क्या है, उन कारकों की संक्षेप में चर्चा करें जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। बच्चों, प्राथमिक उत्पादकता ध्यान रखिएगा, जो उत्पादकता है उसके दो प्रकारों में से एक है प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता आते आपको ध्यान रखना है कि पादप जो है वो किस दर से यहाँ पर भोजन का निर्माण कर रहे हैं, क्या जैव मात्रा उनकी उत्पन्न हो रही है, उसे हम कहेंगे प्राथमिक उत्पादकता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पादपों ने किस दर से भोजन का निर्माण किया है, उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता यहां पर आप देखेंगे कि पर्यावरणीय कारकों पर, पोषकों की उपलब्धता पर और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता क्या है, इन चीजों पर प्राथमिक उत्पादकता का मान निर्भर करता है। बच्चों, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता से संबंधित दो प्रतिरूपों के नाम लिखिए। बच्चों, जैव विविधता, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जब इन जीवों में विभिन्नता आ जाती है तो हम उसे जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता के दो प्रतिरूप बताए गए हैं, अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप और जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप। बच्चों, अक्षांशीय प्रवणता बताती है कि पृथ्वी पर जिस तरह से अक्षांशों पर आगे बढ़ते जाएंगे जैव विविधता में उतार चढ़ाव होता जाएगा, उसे हम अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। जातीय क्षेत्र संबंध में आपको बताना है कि किस तरह एरिया बढ़ने पर वहां जीवों की जो जातियां हैं या फिर जैव विविधता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, यानी कि एरिया बढ़ने पर जीवों की संख्या भी नॉर्मली बढ़ती है। जैव विविधता की स्थिति को आप दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा जैव विविधता की क्षति के कोई दो कारण लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैव विविधता की क्षति में क्या क्या नुकसान हो चुका है बच्चों? मॉरिशस का डोडो पक्षी पूरी तरह से पृथ्वी से लुप्त हो चुका है। अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसीन, रूस की समुद्री स्टीलर गाय, ये सब पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। और इसका कारण अगर हम बताएं तो हमने पहला कारण यहाँ पर बताया आपको, आवासीय क्षति और विखंडन। हम उनके जंगल के जो आवास है उनको तेजी से नष्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर जैसे सड़क बनानी है, कोई बांध बनाना है, तो बच्चों हमें जंगल को नष्ट करना ही होगा, और जंगल उनका आवास था वो नष्ट हो गया तो जैव विविधता भी यहाँ पर नष्ट हो रही है। अतिदोहन दूसरा कारण है बच्चों। अतिदोहन का मतलब है जब हम बहुत ज्यादा लोभी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो अपनी आवश्यकता से भी अधिक यहाँ पर जीवों का शिकार करने लगते हैं। इसको हम यहाँ पर अति दोहन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जैव विविधता का संरक्षण करना अनिवार्य है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कोई भी स्तर पर यह समझाए कि जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए बच्चों? पहली बात तो यह है कि हमारा संकीर्ण उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। हम छोटी से छोटी चीजों को भी हम जैव विविधता के माध्यम से ही प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, समझने का टॉपिक है। छोटी से छोटी चीज की बात करी जाए, भोजन है, दवाई है, इन सब चीजों के लिए भी हमें जैव विविधता पर निर्भर रहना पड़ता है। बच्चों, साथ ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जो जैव विविधता हम देख रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनको देखे। तो ये भी हमारी एक कर्तव्य, जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि जो हम देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनको बचाकर रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक निदान का महत्व स्पष्ट करते हुए इसका रोग की जांच में किस प्रकार उपयोग होता है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आणविक निदान बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर कोई हमें रोग शुरू में ही पता चल जाता है, उसकी शुरू में ही पहचान हो जाती है, तो उस रोग पर नियंत्रण पाना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले वही बात बताई गई है, प्रारंभिक पहचान यहाँ पर जरूरी है। बच्चों, परंपरागत विधियां अपनाई जाती है, जैसे सीरम और मूत्र का परीक्षण करने की बोलते हैं डॉक्टर हमसे, लेकिन अगर हम उसको इससे भी पहले पता लगा लेते हैं तो रोग का कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चों, वही यहाँ पर बताया गया है कि जब तक हम रक्त की और मूत्र की पहचान करते हैं, जब तक हम काफी लेट हो जाते हैं, रोगजनक की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है।
तो बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी ये दुविधा बहुत आसान कर दी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी विधियां यहाँ पर काम में ली गई है। पुनर्योगत डीएनए प्रौद्योगिकी, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा टेस्ट, ये सब ऐसी विधियां हैं बच्चों जिनमें रोग जनक का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगा लिया जाता है, जिससे रोग पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। कई बार लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में हम और भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। पीसीआर है यहाँ पर हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि उसका आवर्धन करेंगे, तो अब भी हमें रोगजनक का पता चल सकता है। पीसीआर में क्या होता है बच्चों, जो रोगजनक हमारे शरीर में आया है उसके डीएनए की कुछ ही सेकंडों में लाखों कॉपियां बना देते हैं, जिससे हम तुलनात्मक रूप से उस जंतु की, उस रोगजनक की पहचान कर सकते हैं। कई बार एड्स रोगी की संभावना है, हमें पता नहीं लग रहा कि इसके एड्स हुआ है या नहीं हुआ, तो हम जो है और भी टेक्निक काम में ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मानी जाती है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर एलाइजा टेस्ट है, ऑटो रेडियोग्राफी है बच्चों। ऑटो रेडियोग्राफी में भी जो है डीएनए को एक कुंडलित किया जाता है और उसका सारा अनुक्रम ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, अब इसको एक कुंडलित करेंगे ये, और इसको रेडियो एक्टिव बना देंगे। ऐसे डीएनए को बच्चों क्या कहते हैं, प्रोब डीएनए अणु कहते हैं। ठीक है, प्रोब डीएनए अणु की क्रिया किससे करवा देते हैं, पूरक डीएनए अणु से उसकी क्रिया हो जाती है। अगर ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये आपस में बन जाएंगे और हमें पता लग जाएगा। ऑटो रेडियोग्राफी पर प्लेटों के रूप में, पट्टियों के रूप में डीएनए दिखाई देगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ये डीएनए सामान्य है, अलग है सामान्य से, तो वो हमारा जो प्रोब डीएनए है ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा। अगर क्रिया नहीं होगी तो ऑटो रेडियोग्राफी नहीं हो पाएगी। ऑटो रेडियोग्राफी नहीं हो पाएगी तो पर्दे पर डीएनए की पट्टियां प्राप्त नहीं होगी। एक उपाय और है बच्चों, यहां पर एलाइजा टेस्ट में ध्यान रखिएगा, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगर आपको लगता है कि कोई रोगजनक शरीर के अंदर आ चुका है तो हम यहाँ पर जो है प्रतिरक्षी भेजेंगे। प्रतिरक्षी भेजते ही प्रतिजन प्रतिरक्ष के साथ क्रिया कर लेगा और फिर उस क्रिया को हम बाहर निकाल कर देखेंगे। अगर वाकई में है तो रोगजनक का पता हमें जल्दी ही लग जाएगा। पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, पारजीवी जंतु के कोई दो लाभ लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे बच्चों। पारजीवी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन का यानी कि डीएनए का हमने प्रवेश करा दिया, जिससे उसका लक्षण प्रकट होगा। जो डीएनए हमने बाहर से प्रवेश कराया है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और ऐसे जंतु को हम पारजीवी जंतु कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करने में, जैविक उत्पाद बनाने में इन सब पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों ये। इसी का ये अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, खंड स दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ चुके हैं। इंसुलिन हार्मोन की संरचना लिखिए तथा इंसुलिन और प्राक इंसुलिन हार्मोन में एक मुख्य अंतर बताते हुए इन दोनों के दर्शाता हुआ आरेखित चित्र बनाइए। बिल्कुल, इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच डाइसल्फाइड बंध हो पाया जाता है, उसे तो बच्चों हम कहेंगे इंसुलिन हार्मोन। अगर इसमें सी पेप्टाइड भी जुड़ा रहता है तो फिर हम उसे कहेंगे प्राक इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, पहले भी हम इस मामले में डिस्कस कर चुके हैं। अगर सी पेप्टाइड दिख रहा है बच्चों अतिरिक्त फैलाव के रूप में तो हम उसे प्राक इंसुलिन कहते हैं। और जब ये सी पेप्टाइड अलग हो जाता है तो अलग होने के बाद जो इंसुलिन बनता है उसे हम ओरिजिनल इंसुलिन यानी कि मुख्य इंसुलिन कहते हैं। बताया गया है यहाँ पर, अगर ये सी पेप्टाइड आपको दिख रहा है बच्चों सी पेप्टाइड, तो ये पूरा प्राक इंसुलिन है। दो श्रृंखलाएं बच गई तो फिर ये यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध की सहायता से आपस में जुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डाइसल्फाइड बंध की सहायता से दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो ये इंसुलिन परिपक्व इंसुलिन माना जाएगा। बहुत अच्छा चित्र है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी बच्चों। बीटी जीव इसका प्राप्ति स्रोत लिखते हुए समझाइए कि किस प्रकार
कीटनाशक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हुए कीटों को नष्ट करती है। बच्चों बीटी जीव, इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, बेसिलस थुरिजेंसिस। बेसिलस थुरिजेंसिस क्या है? एक जीवाणु का नाम है जिसमें से हमने बीटी जीन को निकाला, और ये बीटी जीन जो है यहाँ पर क्राई प्रोटीन बनाएगा, एक बहुत कीटनाशी प्रोटीन बनाएगा जो अन्य जीवों को यानी कि कैटरपिलर के लार्वा को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ रखा है। अब ये देखिए यहाँ पर क्यों क्रिया करता है, और जीवाणु को खुद को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसका अम्लीय माध्यम है, लेकिन जैसे ही कोई कीट उसको खाता है उसके शरीर में कौन सी पीएच आएगी? क्षारीय पीएच। बच्चों क्षारीय पीएच में ये बीटी जीविस घुल जाएगी और उसकी कोशिकाओं में बन जाएगी, और वहां पर क्रिया करने की वजह से छेद हो जाएगा उसकी आंतों में, और छेद होने से शरीर का द्रव भर जाएगा, और शरीर का द्रव भरने से वो फूल कर फट जाएगी और उससे कीट की मृत्यु हो जाएगी। बच्चों समष्टि घनत्व किसे कहते हैं? समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आरेखीय चित्र बनाते हुए बताइए कि इनमें कौन से कारक समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और कौन से कारक समष्टि घनत्व को घटाते हैं। बच्चों प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जीव निश्चित होना चाहिए कि प्रति इकाई समय में कितने जीव है, प्रति इकाई समय में और प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की जो संख्या है वहां उपस्थित है उसे हम समष्टि घनत्व कहते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम आपने यहाँ पर पहले भी देख रखा है, पहले भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है अपन ने। देखो यहाँ पर जन्म दर बढ़ेगी बच्चों तो पक्का समष्टि घनत्व भी बढ़ेगा, प्लस का निशान और एरो का निशान समष्टि घनत्व की तरफ है। ध्यान रखिएगा, चित्र बहुत अच्छे ढंग से समझना है। आप्रवासन का मतलब होता है बच्चों बाहर से जीव आ गए उस स्थान पर तो फिर भी समष्टि घनत्व बढ़ेगा, तो दोनों तरफ आपने प्लस प्लस देखा। मृत्यु दर में एरो का निशान की दिशा और यहाँ पर माइनस लगा रखा है बच्चों, प्रति इकाई समय में कितने जीव नष्ट हो रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं उसे मृत्यु दर डी से दर्शाते हैं, और ये यहाँ पर माइनस है यानी कि समष्टि घनत्व को घटाने का संकेत है, मृत्यु दर बढ़ती है। तो उत्प्रवासन का मतलब कितने जीव छोड़कर चले गए हैं बच्चों उस आवास को, तो जीवों की संख्या घट रही है तो वहां का समष्टि घनत्व भी घटेगा, इसको भी हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है, पारितंत्र में परभक्षियों से बचने के लिए शिकारी जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं जो परभक्षियों से इनकी सुरक्षा करते हैं, इसके कारण ही पर्यावरण संतुलन बना रहता है। आप इस संदर्भ में आंख और तितली का उदाहरण समझाइए। बच्चों जिस तरह परभक्षी दूसरे जीव को खा जाता है तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। आपको यहाँ पर जंगल का एक उदाहरण ध्यान रखना है, शेर है वो हिरण को खा रहा है, हिरण यहाँ पर जो है घास को खा रहा है, पादपों को खा रहा है, ये सब जरूरी है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उससे संतुलन बना रहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें तितली और आंख का उदाहरण बताना है बच्चों। मोनार्क तितली जो है, मोनार्क तितली अब परभक्षी से बचना चाह रही है, कीटों से कोई भी पक्षी है वो मोनार्क तितली को खाना चाह रहा है तो मोनार्क तितली अपनी रक्षा कैसे करेगी? बच्चों ये अपने बॉडी जो है वो शरीर से ऐसा रसायन निकालती है, ऐसा केमिकल निकालती है जो बहुत बदबूदार होता है, बहुत विशिष्ट गंध होती है, कोई भी पक्षी उसको नहीं खा पाता है। तो ये लार्वा अवस्था जो कैटरपिलर अवस्था चल रही है उसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति को खा जाती है। लार्वा अवस्था में जो वनस्पति खाती है उसका प्रभाव पड़ता है वयस्क होने के बाद और इसके एक शरीर से विशिष्ट गंध आती है। इस गंध की वजह से कोई भी कीट, कोई भी पक्षी इस कीट को नहीं खा पाता है, यानी कि तितली ने अपनी रक्षा कर ली। विषैली खरपतवार उसने कैटरपिलर अवस्था में खा ली। बच्चों केलोट्रोपिस जिसको हम आंकड़ा भी कहते हैं, आंख जो है वो यहाँ पर जिसकी पत्तियों को तोड़ने पर दूध जैसा लेटेक्स निकलता है, बहुत ही जहरीला होता है, इस वजह से वो अपनी रक्षा कर पा रहा है और कोई भी पशु उस आंख के पादप को नहीं खा पाता है। निबंधात्मक प्रश्न चालू हो चुके हैं बच्चों। खंड
धनात्मक पारस्परिक क्रिया से संबंधित इसके अंतर्गत आने वाली दो क्रियाओं के नाम लिखिए तथा उन्हें सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। बच्चों, धनात्मक पारस्परिक क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों, धनात्मक पारस्परिक क्रिया का मतलब है जिसमें दोनों जीवों को लाभ हो या फिर एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को ना तो लाभ हो ना हानि हो। इस प्रकार के चिन्ह आप इसमें काम में ले सकते हैं। दोनों जीवों को लाभ, और यहां पर देखिए एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को ना तो लाभ और ना हानि, यानी कि दूसरा जीव क्या है? उदासीन। बच्चों, दो क्रियाएं सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। दूसरी है सहोपकारिता। सहोपकारिता में बच्चों ध्यान रखिएगा, सहोपकारिता में पक्का एक जीव को लाभ, दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। सहोपकारिता, सहोपकारिता के उदाहरण वगैरह बहुत अच्छे ढंग से आपने समझ रखे हैं। सहोपकारिता का उदाहरण क्लाउन फिश ले सकते हैं जो सी एनिमोन के स्पर्शकों में सुरक्षित रहती है। क्लाउन फिश को यहाँ पर फायदा हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, खाना मिल जाएगा, लेकिन सी एनिमोन को इस क्लाउन फिश से न तो लाभ है न ही हानि। सहोपकारिता, सहोपकारिता में बताया था आपको कि इसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कवक मूल बताई गई है और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, कवक और जो है अलग अलग यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल यहाँ पर मिलकर एक संबंध बना लेते हैं, लाइकेन जिसको कहते हैं, और एक संबंध बनता है कवक मूल का जिसमें जिम्नोस्पर्म पादपों की जड़ें यानी कि उच्च कोटि के पादपों की जड़ें कवक के साथ संबंध बना लेती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस बार दोनों को लाभ होना बताना है आपको। जैसे शैवाल और कवक का संबंध लाइकेन, उच्च कोटि के पादपों की जड़ों और कवक का संबंध कवक मूल, दोनों को एक दूसरे से यहाँ पर लाभ हो रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया और इनमें सविकास क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करते हुए बताइए कि मेडिटेरियन आर्किड पादप और मक्सिका कीट के उदाहरण को समझाइए। बिल्कुल, पादप प्राणी पारस्परिक सहसंबंध किसे कहते हैं बच्चों? यानी कि इसमें पादप जो प्राणी, अलग अलग प्रकार के प्राणी यानी कि जंतु होते हैं उनके साथ विशेष संबंध स्थापित करते हैं ताकि उनको भी उनसे लाभ मिलता रहे। बच्चों नॉर्मली हम सोचते हैं कि जंतुओं को ही पादपों से लाभ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पादप भी किसी क्रिया के लिए जंतुओं पर निर्भर हो सकते हैं। आइए परागण क्रिया के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर देखिए मेडिटेरेनियन आर्किड पादप जो है वो यहाँ पर किसके ऊपर निर्भर है? एक कीट के ऊपर, मक्सिका के ऊपर। मक्सिका के ऊपर निर्भर करने के लिए पादप ने क्या क्या चेंजेस किए हैं? लैंगिक कपट का सहारा लिया है। लैंगिक कपट बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है एक बार। तो इसने एक पंखुड़ी की साइज, रंग और चिन्ह मादा मक्सिका के समान कर लिए हैं। नर कीट को ये मादा कीट दिखाई देती है और हालांकि ये पंखुड़ी है लेकिन मादा की तरह इसने अपनी आकृति बना ली है। तो नर कीट जो है कूट मैथुन क्रिया करता है। कूट मैथुन क्रिया के दौरान परागण की क्रिया हो जाती है जिससे यहाँ पर पादप को फायदा हो गया परागण क्रिया के हिसाब से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? अपघटन की प्रक्रिया के प्रमुख चरणों को लिखते हुए इस प्रक्रिया का आरेखित चित्र बनाइए। बिल्कुल, अपघटन प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चों जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो सरल कार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन की प्रक्रिया को चित्र से समझाइए। बच्चों एक पादप, फिर उसकी पत्ती नीचे गिरती हुई, फिर किस तरह जो है अपघटक जो है उसका अपघटन कर रहे हैं, किस तरह उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये कई अलग अलग तरीकों से घूम फिर के ये सारे तत्व जो हैं मिट्टी में पहुंच जाते हैं। ह्यूमिफिकेशन की क्रिया होती है, खनिजीभवन की क्रिया होती है और खनिजीभवन के बाद पादप की जड़ें वापस जो है उस तत्व को वापस अपने लिए काम में ले लेती है। चित्र आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है बच्चों। चरणों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। खंडन चरण में ध्यान रखिएगा, टूटना अब अपरद को अपरद भक्षियों द्वारा यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल केंचुए के द्वारा
छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। निक्सालन में ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट अब यहाँ पर जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा में विविध स्तरों में जमा हो जाते हैं, उसे निक्सालन कहते हैं। अब चेन में यहाँ पर जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदले जाएंगे। ह्यूमिफिकेशन में यहाँ पर जो है पोषकों की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन अभी ये पादप के लिए उपयोगी नहीं है। फिर ये इनका वापस दूसरे प्रकार के जीवाणु द्वारा विखंडन होगा, फिर उनसे खनिज बनेगा, यानी कि सरल अकार्बनिक तत्व बनेंगे जिन्हें पादप की जड़ें आसानी से मृदा से अवशोषित कर लेगी। बच्चों अगला अथवा वाला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए तथा पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों से होता हुआ ऊर्जा प्रवाह का आरेखीय चित्र बनाइए। बच्चों सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो एक दिशीय होता है। ऊर्जा प्रवाह का मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा सूरज के पास है, लेकिन हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास है? पेड़ पौधों के पास। पेड़ पौधों के पास से ऊर्जा आगे कहां जाएगी बच्चों? उपभोक्ताओं के पास जाएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा निकला? एक दिशीय निकला, क्योंकि अधिक से कम की ओर ऊर्जा जा रही है, न कि कम से अधिक की ओर। बच्चों ये यहाँ पर चित्र है, प्रथम पोषण स्तर। यहाँ पर सूर्य से सबसे पहले ऊर्जा किसने ली? पादप ने ली। फिर यहाँ पर कुछ क्रियाओं में पादप की ऊष्मा ऊर्जा के रूप में खर्च हो गई, बाकी जो ऊर्जा बची अब वो कीट के पास चली गई। शाकाहारी जीव है कीट, इसको चिड़िया ने खाया तो चिड़िया के पास ऊर्जा चली गई, लेकिन दौड़ने फिरने में चिड़िया की भी काफी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो गई। बची हुई ऊर्जा बच्चों यहाँ पर किसने ली? बाज ने। तो बाज के पास ऊर्जा आ गई। अंतिम बच्चों ये यहाँ पर बताया गया है कि जो भी जीव मरेगा, अपघटित होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका अपघटन किया जाएगा। ये सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर बताए गए हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सारे सूक्ष्म जीव यहाँ पर बताए गए हैं और ये लास्ट में सबका अपघटन मतलब अपघटनकारी जीव इनको बोला गया है। बाज है, पेड़ पौधे हैं, जब भी ये मरते हैं, सड़ते हैं, तो इनको जो है अपघटक के द्वारा ही वापस शामिल कर लिया जाता है, मिट्टी में इनका अपघटन कर दिया जाता है। बच्चों इस तरह पूरा यहाँ पर B4 पेपर हमने सोल्व कर लिया है। आपको एक बात जरूर याद होगी कि अब जो है बिल्कुल बहुत कम समय रह गया है बोर्ड एग्जाम का, काफी तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ी मेहनत, आपको थोड़ी जोश के साथ दुगनी करनी होगी। बच्चों मिलते हैं अपने लास्ट पेपर में जो है बायोलॉजी का मेजर पेपर। उम्मीद है आपने सारे पेपर अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। उन सबका फायदा भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। जुड़े रहिए आप निशान के साथ, निशान से तो आपकी सफलता निश्चित है।